नेता, एक नेता को लोग नियुक्त करते हैं ताकि वो समाज की और देश की भलाई कर सके, लेकिन देश में कुछ ऐसा नेता होते हैं जो क्राइम छुपाने के लिए अपना पावर और पैसों का इस्तेमाल करते हैं। यह केस भी कुछ ऐसा है जिसपे मायावती सरकार की नेता अमरमणि त्रिपाठी ने अपने से आधी उम्र की लड़की मधुमिता शुक्ला को अपने जाल में फंसाकर तीन बार प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद एक ऐसा क्राइम को अंजाम दिया जो सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यूपी के मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आज नैनीताल हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और 2 अन्य आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अमरमणि त्रिपाठी जो 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश में विधायक बने थे, समय के चलते वो उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के तौर पर पहचाने जाने लगे। उनकी राजनीति भविष्य इतना अच्छा जा रहा था कि वो लगातार विधायक चुने जा रहे थे। ये तो हो गया अमरमणि त्रिपाठी की बात। अब मधुमिता शुक्ला जो बहुत छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलन करती थी, वो सभी की पसंदीदा कवि बन चुकी थी। पहले मधुमिता शुक्ला छोटी मोटी स्टेज पे कवि सम्मेलन करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ती है तब उसे दूसरे स्टेट से भी बुलावा आने लगता है। इसी के चलते साल 2000 में मधुमिता के पास दिल्ली से कवि सम्मेलन की एक न्योता आती है। उस सम्मेलन में मधुमिता बहुत अच्छे से अपना कविता पढ़ती है। यहाँ मौजूद ऑडियंस में नेता अमरमणि त्रिपाठी की माँ सावित्रीमणि त्रिपाठी भी शामिल थी। अमरमणि त्रिपाठी की माँ यानी सावित्रीमणि त्रिपाठी को कविता सुनना बहुत ही पसंद था। प्रोग्राम में जाकर जब सावित्रीमणि त्रिपाठी को पता चला कि मधुमिता शुक्ला भी लखनऊ से है, तो एक ही शहर से होने की वजह से प्रोग्राम खत्म होने के बाद सावित्रीमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला से मिलने जाते हैं और मधुमिता शुक्ला को लखनऊ में उनके घर जाने का न्योता देती है। एक बड़े नेता की मां ने उसे न्योता दिया था जो उसके लिए बहुत ही सम्मानजनक, इसलिए वो इस न्योता को खुशी खुशी स्वीकार करती है। कुछ दिन बाद जब मधुमिता लखनऊ आती है तब अमरमणि के माँ सावित्रीमणि त्रिपाठी से मिलने उनके घर जाती है। फिर उन दोनों का एक दूसरे के घर आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब मधुमिता सावित्रीमणि त्रिपाठी से मिलने उनके घर आती है तब अमरमणि त्रिपाठी की नजर मधुमिता पर पड़ती है। अमरमणि को मधुमिता के बारे में पता था क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी के माँ कई बार उससे मधुमिता के बारे में बात करते थे। पहले ही मुलाकात में अमरमणि मधुमिता से अपनी चुनावी भाषण के लिए कुछ लाइन लिखने के लिए कहता है। इस तरह अमरमणि और मधुमिता के बातचीत शुरू होता है। बात करते करते दोनों मिलना भी शुरू कर देते हैं। यह सब कई सालों से चल रहा था। फिर आता है 9 मई 2003। लखनऊ के निशादगंज इलाके में मधुमिता शुक्ला अपने एक नौकर देशराज के साथ रहा करती थी। शाम का टाइम था। मधुमिता कविता लिख रही थी। तभी 2 लोग दरवाजा नॉक करते हैं। दरवाजा खोलकर मधुमिता दोनों को देखकर दोनों को घर के अंदर आने के लिए कहती है और देशराज को किचन में जाकर चाय बनाने के लिए कहती है। देशराज किचन में जाके चाय बना रहा था, तभी उसे घर में गोली चलने की आवाज आती है। आवाज सुन के वो बाहर निकलता है और देखता है मधुमिता फ्लोर पे खून से लथपथ पड़ी थी और जो 2 मेहमान आए थे वो दोनों एक बाइक से भाग रहे थे। तभी देशराज डर के मारे चिल्लाता है। देशराज तुरंत बाद मधुमिता शुक्ला के जुड़वा बहन निधि शुक्ला को खबर देता है। निधि ये खबर सुन के तुरंत आ जाती है। फिर शाम के करीब 7 बजे ये हत्या के खबर उधर के स्थानीय पुलिस को दी जाती है। कुछ समय बाद पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। जांच से पुलिस को यह पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला को किसी ने करीब से गोली मारी है। घर से पुलिस वालों को मधुमिता के मोबाइल और पर्सनल डायरी मिलती है। फिर अगले दिन मधुमिता के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। खबर के मुताबिक जिस अस्पताल में मधुमिता के पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर खुद अमरमणि त्रिपाठी आते हैं और पोस्टमार्टम होने तक अस्पताल में ही खड़े रहते हैं। अमरमणि ये बताते हैं कि मधुमिता को अमरमणि त्रिपाठी के माँ बहुत पसंद करते थे, इसलिए अमरमणि परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। पोस्टमार्टम के बाद मधुमिता के बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाता है। लखनऊ से मधुमिता के घर करीब 140 किलोमीटर दूर था। लगभग 110 किलोमीटर तक वो लोग बॉडी को लेके जा चुके थे, लेकिन तभी लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी
अनिल अग्रवाल को गुप्त जानकारी मिलती है कि वो तुरंत मधुमिता शुक्ला के बॉडी को लखनऊ ले आने का आदेश दे। दरअसल जब मधुमिता के डायरी और मोबाइल की जांच की जाती है तब पता चलता है कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी। उसके अलावा मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी पीछे कई वर्षों से रिलेशनशिप में थे। पुलिस तुरंत इस बारे में मधुमिता की बहन निधि शुक्ला से बात करती है। निधि यह कंफर्म करती है कि मधुमिता शुक्ला और अमरमणि त्रिपाठी कई वर्षों से रिलेशनशिप में थे और तीसरी बार थी जब मधुमिता प्रेग्नेंट थी। इससे पहले 2 बार मधुमिता का एबॉर्शन करवा दिया गया था। यह सुन के अमरमणि त्रिपाठी पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट था। फिर पुलिस वाले मधुमिता का फिर से पोस्टमार्टम करवाते हैं और मधुमिता के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, यह पता करने के लिए कि उस बच्चे का पिता कौन है। पोस्टमार्टम में साफ दिख रहा था कि मधुमिता 7 महीने का प्रेग्नेंट थी, लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था। दरअसल अमरमणि त्रिपाठी ने दबाव डालकर रिपोर्ट बदल दिया था। अमरमणि त्रिपाठी और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करने के बाद दोनों का डीएनए मैच हो जाता है, यानी मधुमिता के पेट में अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा था। उस दौरान मधुमिता के बहन ने भी उसकी बहन की हत्या की चार्ज में अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करती है। निधि के मुताबिक अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता से शादी करने का विश्वास दिला के उससे शारीरिक संबंध बनाए थे। पहले 2 बार प्रेग्नेंट होने के बाद मधुमिता ने अमरमणि की कहने पर एबॉर्शन करवा लिया था, लेकिन तीसरी बार मधुमिता एबॉर्शन करने से मना कर देती है। इस कारण अपना गुनाह छुपाने के लिए अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता के हत्या करवा देते हैं। लेकिन पुलिस को यह बात पता चलने के बाद भी एफआईआर में अमरमणि त्रिपाठी का नाम नहीं था। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आ जाता है तब यह केस लखनऊ के क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। लखनऊ क्राइम ब्रांच का तत्कालीन एसपी राजेश पांडे पूरी ईमानदारी से इस केस का जांच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको लखनऊ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश की सीएम मायावती थी और अमरमणि त्रिपाठी मायावती सरकार के मंत्री थे। लोग मायावती के ऊपर आरोप लगाती है कि वो अमरमणि त्रिपाठी को बचाने के लिए ऑफिसर्स का ट्रांसफर करवा रही है। जब मामला ज्यादा गर्म होता है तब यह केस सीआईडी को दे दिया जाता है। सीआईडी इस मामले की जांच शुरू करती है। जब सीआईडी के 2 अधिकारी एक दिन अमरमणि त्रिपाठी के घर जाते हैं उससे पूछताछ करने, तो उन दोनों अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब लोग इस मामले में आवाज उठाने लगते हैं तब मायावती अमरमणि त्रिपाठी को मंत्री पद से निकाल देती है। इस बीच बहन को न्याय दिलाने के लिए निधि शुक्ला मामले के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बात करती है। पीएमओ से प्रेशर आने के बाद मायावती इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए राजी हो जाती है। 17 मार्च 2003 को आखिरकार केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। सीबीआई के जांच में सामने आता है, पहले तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की मुलाकात हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में चले जाते हैं और शादीशुदा और बच्चों के पिता होते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी उससे आधी उम्र की लड़की मधुमिता शुक्ला से शादी का वादा करते हैं। इस बात का भनक अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को भी लग जाती है। यह पता चलने के बाद मधुमणि ने अपने करीबी रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी से अमरमणि पे नजर रखने के लिए कहती है। एक दिन जब अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता के घर उससे मिलने जाती है तो यह बात की जानकारी रोहित मधुमणि को दे देती है। फिर मधुमणि उधर पहुंच के अमरमणि को रंगे हाथ पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद अमरमणि अपनी बीवी अर्थात मधुमणि को सब सच बता देता है। तो मधुमणि सोचती है अगर मधुमिता को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद मधुमिता के कत्ल को प्लान करने के लिए अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि रोहित से मिलती है। रोहित मधुमिता का खून करने का काम संतोष रॉय नाम का एक व्यक्ति को देता है। पूरी प्लानिंग के बाद 9 मई 2003 को संतोष रॉय अपने एक साथी प्रकाश पांडे के साथ मधुमिता के घर जाता है और थोड़ी देर बात करने के बाद सीधा मधुमिता को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। फिर 23 सितंबर 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके साथ संतोष रॉय, सत्य प्रकाश, रोहित चतुर्वेदी और मधुमणि त्रिपाठी को हत्या का आरोपी बनाया जाता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अमरमणि त्रिपाठी को बेल मिल जाता है। दरअसल इस केस को गुमराह करने के लिए पावर और पैसों का पूरा इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन बाद में मधुमिता की छोटी बहन निधि शुक्ला केस को उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को उत्तराखंड ट्रांसफर कर देती है। उत्तराखंड में केस का जांच शुरू होता है और फाइनली अमरमणि त्रिपाठी
उनके ऊपर लगाई सारी आरोप से ही साबित होते हैं। इस कारण 24 अक्टूबर 2008 को इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत कुल 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 2023 के अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के सरकार ने अच्छे बिहेवियर के आधार पर अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा कर दिया। अब दोनों आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो आज की कहानी यही तक था। अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलेंगे जल्दी और एक नई केस के साथ।